गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है क्या, इसमें आपको पढ़ना क्या है, उससे पहले हम सब देखते हैं कि गॉस लॉ हेल्प क्या करता है, क्या उसका यूज क्या है। सो यहां पर लिखेंगे गॉस लॉ हेल्प अस टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हम सबको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इंटेंसिटी किसके लिए? फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हुआ था, या तो लीनियर, या तो सरफेस, या तो वॉल्यूम। सच एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो पहला जो हम सब कैलकुलेशन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, एक वायर होगा जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सब कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, थिन प्लेन शीट भी कह सकते हैं इसको, थिन प्लेन शीट। ये आपको 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, ऊपर वाला किस में आएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो प्लेन शीट हम सब कंसिडर करेंगे वो आपका होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तीसरा जो हम सब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। किसी भी स्फीयर में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली तो वो आएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो किसी भी वॉल्यूम में चार्ज, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी भी स्फीयर में बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसमें 2 तरह का कैलकुलेशन है। एक आपका कैलकुलेशन होगा, डेरिवेशन होगा, वो होलो स्फीयर के लिए होगा। होलो स्फीयर मतलब वैसा स्फीयर जो खाली हो, जैसे कि फुटबॉल की तरह, अंदर कुछ ना हो। ठीक है, और दूसरा इसमें कैलकुलेशन होगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब सॉलिड वाला स्फीयर जिसके अंदर पूरा मटेरियल हो। ठीक है, तो दोनों केस में हम सब कैलकुलेट करेंगे और बहुत सारे केस के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेंटर पर कैलकुलेट करेंगे, सरफेस पर, और सरफेस के बाहर। सबसे पहले हम सब पहला डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर which is based on linear charge distribution. सबसे पहले हम सब पहला डेरिवेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर कंसिडर करेंगे जो इनफाइनाइट लॉन्ग होगा और वो वन डायमेंशन आप कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी वायर को आप वन डायमेंशन कंसिडर करेंगे अगर उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो। अब इसमें कंसिडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते थे पर यहाँ पॉजिटिव किया जा रहा है। नेगेटिव में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देना है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले हम सब समझते हैं कि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, मतलब वो इमेजिनरी सरफेस, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ता है उसको कहा जाता है वो इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस मतलब इसके चारों ओर एक सरफेस बनेगा जो गॉसियन सरफेस होगा जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा आप इससे इसको समझ सकते हैं। ये आपका एक वायर है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होता वो बाहर की ओर होता, ठीक है, और बाहर की ओर होने के साथ साथ 3 डायमेंशनल होता। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब ये चारों ओर, ठीक है। तो इसका जब हम सब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते तो ये सिलिंड्रिकल बनता, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बनता। इसको 3D में आपको समझना है। ये आपको सिलिंड्रिकल बनता, जैसे कि ये चौक आपका सिलिंड्रिकल है, ठीक है। इसके चारों ओर भी जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी सिलिंड्रिकल होगा। तो यहां जो गॉसियन सरफेस बन रहा है वो सिलिंड्रिकल बनेगा और गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं। इसका अपना एक रेडियस आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका रेडियस r हो, इसका रेडियस r, हाइट l इज द हाइट और लेंथ। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो प्लस है तो ये बाहर की ओर होगा, ठीक है। यहां भी जो चार्ज है, यहां भी जो चार्ज है उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब यहां पर आप छोटा सा सरफेस कंसिडर करते, छोटा सा सरफेस कंसिडर करते तो इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता, ये आपका ds वेक्टर। पर यहां पर जो एरिया वेक्टर होता वो आपका होता बाहर की ओर परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ds वेक्टर। तो यहां ये एंगल ds और e के बीच में 90 डिग्री, यहां e और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री। ये आपका रेडियस r है, ठीक है। ये डायरेक्शन आप एन कैप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको रीजन में हम सब बांटते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा रीजन, ठीक है। और यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की ओर होता क्योंकि चार्ज प्लस है। ये सब अगर माइनस होता तो सारा डायरेक्शन अंदर की ओर होता, अंदर की ओर होता दोनों साइड में। ये इधर भी हम सब बना सकते थे, पर यहां जो आप एरिया वेक्टर दिखाएंगे ds वेक्टर, वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ ये 90 डिग्री, आप इसको नहीं भी बना सकते हैं, इसको भी नहीं बना सकते हैं, तब भी चलेगा, अब बना भी चलेंगे, समझने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
गॉस लॉ से आप क्या लिख सकते थे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स फाई थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होता है? E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, ठीक है, Q कुछ भी हो सकता है, एक अमाउंट। तो यहां हम सबको इन दोनों को लेके चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, आप फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। सो यहां इसको लेके चलना है। सो ये हम लिख सकते थे E डॉट डी एस, क्या लिख सकते थे? फर्स्ट केस के लिए लिख सकते थे ई डी एस प्लस दूसरे केस के लिए लिख सकते थे, ये पहले केस के लिए, ये दूसरे केस या इस स्पेस के लिए E डॉट डी एस प्लस थर्ड के लिए लिख सकते थे 1 2 3 थर्ड E डॉट डी एस, और ये आपका होना चाहिए था Q बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब क्योंकि यहां चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम सब ने ये सब डिस्कस पहले कर चुका है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप सब ने या हम सब ने डिफाइन किया था, लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ L। सो यहां आप Q के जगह में क्या लिख सकते थे? लेमडा L। अब इसके जगह में आपको लिखना है E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इस पूरे एरिया के लिए, पूरे एरिया के लिए जो होगा वो क्या होता है? इन सब का एडिशन होता है। तो यहां इसके जगह में इतना रखना है और एक कैलकुलेशन साथ में कर लेना है। आप 1 E डॉट डी एस प्लस 2 E डॉट डी एस प्लस 3 E डी एस, हम सब सिर्फ इस पार्ट को लेकर चलते हैं, ठीक है, इसका अभी कोई यूज नहीं। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह में लेमडा L और एप्सिलॉन नॉट वैसे एज इट इज। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, पहले रीजन के लिए पहला ये कितना होगा? फर्स्ट E डी एस, E डॉट डी एस क्या लिखते? E डी एस कॉस कितना है एंगल? 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो ये तो हो जाता 0। दूसरे के लिए भी वही होता, ये आपका सेकेंड वाला भी E डी एस क्या हो जाता? E डी एस ये भी आपका 0 हो जाता, एंगल 90 डिग्री है। आपका बचता सिर्फ थर्ड रीजन। सो आप यहां इसके जगह में आप 0 रखते, इसके जगह में 0 रखते, सिर्फ ये बचता इक्वल्स टू ये बचता। सो आप लिखते E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखना है थर्ड रीजन के लिए ये बचा है, ठीक है, तीसरे के लिए। इसके लिए आप क्या लिखते? इसके लिए लिखना था एंगल कितना है? ds और E के बीच में एंगल है 0 डिग्री। सो 0 डिग्री है, सो आप लिखते E ds cos 0 इज इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1, E ds सिर्फ आपका बचता लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है,
इस रीजन में सभी जगह इस डिस्टेंस पर, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ds को इंटीग्रेट आप करते तो आपको मिलता s लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब s के जगह में आप क्या लिखते हैं? s है इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। s क्या है? कर्व सरफेस एरिया। S कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, हाइट h। तो h के जगह में यहां l कंसिडर किया गया है, 2 पाई आर एल। सो s के जगह में हम सब पुट करेंगे E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ये आपका हो जाएगा L कैंसल हो गया, यानी लेंथ इंडिपेंडेंट हो गया। सो E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R, यहां लैम्डा बाय R। ये आपका कैलकुलेशन हुआ। यहां लेंथ इंडिपेंडेंट हो गया, इसीलिए टॉपिक के ऊपर लिखा है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। ये अब क्या लेंथ से इंडिपेंडेंट हो गया, तो चाहे हम 1 मीटर पे कैलकुलेशन करें या इनफाइनाइट पे, इस पर फर्क नहीं होगा। इसको आप अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई किए होंगे तो 2 लैम्डा अपॉन आर, ये इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जहां पर हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते थे? वेक्टर फॉर्म में जब हम सब लिखना चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, आप लिखते ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटू एन कैप। और ये डायरेक्शन एन कैप का किधर होता? एन कैप का डायरेक्शन किधर होता? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस, कर्व सरफेस। So direction of electric field intensity is away from the curved surface, curved surface, या फिर away from the curved surface और charged wire, है ना, charged wire। यही हम सब अगर नेगेटिवली चार्ज लेते तो टूवर्ड्स हो जाता। For negatively charged distribution, नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता? टूवर्ड्स वायर, वायर की ओर ही होता। दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा डेरिवेशन हम सब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। ये एक प्लेन शीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो आपका कैसा बनेगा? यहां आपका सिलिंड्रिकल बनेगा, जितना राइट साइड में होगा उतना उसके पीछे भी होगा। क्योंकि ये 3D फिगर है, इसको 2D में बनाया गया है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आपका प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, इस पर चार्ज है, तो चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस होगा वो यहाँ सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है, बाहर की ओर होगा, और जितना बाहर की ओर होगा उतना वो पीछे की ओर भी होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो लाइन है वो आपका क्या होगा?
यहाँ पर E का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, साथ में ds का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की ओर होगा। एरिया वेक्टर मतलब E और ds के बीच में एंगल बना 0 डिग्री। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और साथ में एरिया वेक्टर ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। यहाँ कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, या तो इधर या तो इधर ले सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक साथ होगा, मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा, रीजन 1 में भी सेम है, रीजन 2 में भी सेम है, बस रीजन 3 ये जो रीजन होगा, तीसरा रीजन, वहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपको समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और प्लस चार्ज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। यहाँ आपको समझ में ये भी आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर प्लस चार्ज हम सब कंसिडर किए हैं, इस पर प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे इधर लेते चाहे इधर लेते, दोनों में परपेंडिकुलर होना चाहिए था। साथ में आप यहाँ पर जो लेते, यहाँ पर जो चार्ज होता, इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर जो चार्ज होता उसकी वजह से तो बाहर की ओर होता ना। हम सब ने इसको ड्रॉ किया हुआ है पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये पहला केस में, ठीक है, ds ये। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है वही ये वाला लाइन है जिसको अंदर रेडियस तक मिलाया गया है, ठीक है। सो यहाँ आपको ये कंसिडर करना है E। सो यहाँ फिर से गॉस लॉ का यूज करते हुए E ds इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे हुआ? यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। अब ये E ds जो है वो 3 पार्ट्स में है, E ds 1 प्लस E ds 2 प्लस E ds 3 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां थर्ड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड ही बचेगा। थर्ड 0 इसलिए होगा क्योंकि थर्ड E ds जब आप लिखते तो क्या लिखते? E ds cos थीटा। तो cos थीटा कितना हो जाता है यहाँ? 90 डिग्री। तो ये हो जाता आपका 0। सो ये थर्ड वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका 0। सो ये आपका क्या बचेगा? E ds वेक्टर 1 प्लस E ds वेक्टर 2 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका सरफेस एरिया आप कंसिडर कर ले S, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेंसिटी क्या है? सिग्मा होता है, पहले हम सब देख चुके हैं। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। सो Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा सिग्मा S। Q के जगह में रखना है सिग्मा S। सो यहाँ ये पार्ट आपका हो जाएगा। एक एक पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ E ds के बीच में एंगल 0 डिग्री, यहाँ भी E ds के बीच में एंगल 0 डिग्री। सो E ds cos थीटा, E ds cos थीटा यानी cos 0। फर्स्ट E ds cos 0 प्लस E ds cos 0, E ds cos 0 इज इक्वल्स टू Q के जगह में क्या? सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 ये हो गया आपका 1। सो ये बचेगा E
ds प्लस ई डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हो गया 2 ई डी एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये बाहर होगा, ये आपका ds सिर्फ बचेगा, ds सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब आप क्या लिख सकते थे, 2e ये आपका आ जाता s इज इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये s आपका कैंसिल हो जाता और E आप लिख सकते थे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r क्या हो जाता, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी वैलिड है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेक्टर फॉर्म में इसको आप क्या लिख सकते थे, वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते थे, वेक्टर फॉर्म, फिर से वही करना है, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप। एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड बाहर की ओर, अगर नेगेटिव कंसीडर करते यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाता इनवर्ड्स अंदर की ओर। स्पेशल केस हम सब देखते हैं, स्पेशल केस अगर आप ये थिकनेस को थोड़ा बड़ा लेते, थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता, फ्लैट शीट अभी बहुत ही पतला आपको लिया गया है, थिकनेस दोनों साइड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है, तब आपका क्या हो जाता, लिखते यहां इफ प्लेन शीट हैज फाइनाइट थिकनेस, फाइनाइट थिकनेस, फाइनाइट थिकनेस होता तो दोनों ओर के एरिया को आपको कंसीडर करना पड़ता, मतलब s के जगह में आपको लिखना होता 2s, और इस केस में जो हमारा पहले वाला एक्सप्रेशन था वो क्या था एक्सप्रेशन, 2es इज इक्वल्स टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नोट, ये हो जाता 2s, ठीक है। सो यहां से आपका s कैंसल हो जाता, E क्या होता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 2 कैंसिल करते s भी कैंसिल होता, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो दोनों ओर के एरिया को कंसिडर करने से आपका ये जो एक्सप्रेशन आता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और वन साइडेड आपको एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इसको याद रखना है। सो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए यहाँ इसका नाम है इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस पर हम सब निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, और कितना डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितना होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इनफाइनाइट प्लेन शीट ही कंसिडर किया गया है।
सो थर्ड हम सब यहाँ कंसिडर करते हैं एक स्फीयर। थर्ड जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यानी होलो स्फीयर का कैलकुलेशन करना है। और इसमें 3 कैलकुलेशन होगा, एट द पॉइंट आउटसाइड द होलो स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और दूसरा इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम सब एक स्फीयर कंसिडर करते हैं जिस पर चार्ज, जिसके सरफेस पर Q पॉजिटिवली चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिसका अपना रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, ओरिजिन O है और ये हॉलो है। यहां से हम सब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, मतलब उसके चारों ओर का इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस। ये क्या सरफेस है? ये है गॉसियन सरफेस। आपको शुरू में ही बताया गया है कि गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है चार्ज के चारों ओर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। P वो पॉइंट है गॉसियन सरफेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यानी R इज ग्रेटर देन R। यहां जो ये डिस्टेंस है ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r है, और वो बड़ा होगा स्फीयर के रेडियस से। कंडीशन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। सो P be the point where electric field intensity is to be calculated. P be the point where electric field intensity is to be calculated. यहां पर कैलकुलेट करना है। ये R क्या है? रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का रेडियस है। तो यहां फिर से हम सब वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या लिख सकते थे? गॉस थ्योरम से E ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नोट। E ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नोट। ये फ्लक्स के बराबर हुआ करता था, और ये क्योंकि क्लोज सरफेस है तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। ये आपका क्लोज्ड लूप के लिए यूज होता है, क्लोज इंटीग्रल, किसी भी क्लोज फिगर के लिए, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। सो आपको कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है। और एक कैलकुलेशन यहाँ फिर से करना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा? यहाँ आपको पता था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशनल है, मतलब ये आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो Q के जगह में रो V यूज होगा, पर अभी इसका यूज नहीं है। अभी हम सब देखते हैं करना क्या है। सो इसको अब लिख सकते थे E ds cos 0 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये इंटीग्रल E ds cos 0 ये हो गया आपका 1। सो E ds Q बाय एप्सिलॉन नोट, E कांस्टेंट होगा और ds आपका आ जाएगा S, ये हो गया S Q बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। S क्या होगा? S यहां पर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रेडियस पे क्या इसका सरफेस एरिया हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर हम सब E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे? Q बाय एप्सिलॉन नोट इंटू S, और ये हो जाता आपका E इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नोट। S के जगह में क्या लिखते? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये कुछ ऐसा हो जाता 1 बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आपका आ गया जब कोई सोर्स चार्ज Q किसी सेंटर में रखा हुआ होता था, है ना। सो एकदम डेरिवेशन इसका जो एक्सप्रेशन जो आया वो एकदम एग्जैक्टली सेम है। किसी भी पॉइंट चार्ज Q किसी सेंटर पर रखा रहता था, उसकी वजह से डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये आपका आया था एग्जैक्टली वैसा ही है। वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते थे इसका? वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर एन कैप, और ये एन कैप का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव लेते तो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाता। सो यहां हम सब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged spherical cell, uniformly charged spherical cell is such that, ऐसा है जैसे whole charge is concentrated on the center of the sphere, the whole charge is concentrated at the center of the sphere, which is whole sphere. अब हम सब दूसरा लेते हैं, दूसरे पॉइंट पर कैलकुलेशन देखते हैं। दूसरा पॉइंट पर कैलकुलेशन देखते हैं। पहला पॉइंट, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बी, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। यहाँ के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ के लिए ये r घट के, ये जो r है वो घट के यहाँ आ जाएगा, मतलब r के इक्वल हो जाएगा, मतलब r इज इक्वल्स टू r आपको रिप्लेस कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, स्मॉल r की जगह में आपको कर देना है कैपिटल R, Q बाय आर की जगह में आर स्क्वायर। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे सरफेस पर है, तो यहाँ हम सब जब लेंगे तो सरफेस एरिया लेंगे। सो यहाँ ये सिग्मा हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिग्मा आप क्या लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया S। सो सिग्मा सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई यहाँ पर आर स्क्वायर, ऐसे लिखते इस रेडियस के लिए। तो ये डेरिवेशन आपका क्या हो जाता है? ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाता? E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह में आप लिखते सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाता आर स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाता, 4 पाई कैंसिल हो जाता। सो E हो जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम वाला यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्फीयर का सरफेस ले रहे हैं।
तीसरा पॉइंट हम सब देखेंगे सी, कहां पर कैलकुलेट करना है, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेयर, स्फेयर के अंदर, मतलब यहां स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये बड़ा होगा क्योंकि ये जो आर है वो यहां से घट के पहले केस में यहां था, दूसरे केस में यहां, तीसरे केस में अंदर आ जाएगा। इसका गॉसियन सरफेस आपका ऐसा बनता, ये आपका स्फेयर है, गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो Q आपका यहाँ है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पर आ जाता, ये R हो जाता और ये तो कैपिटल R होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बाहर की ओर ही। अब यहाँ ध्यान देना है, इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप E क्या लिखते, E ds इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कोई E ds इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है, गॉस लॉ से। अब यहाँ कोई भी चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज तो बाहर है, प्लस Q, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो बाहर है, अंदर तो है नहीं, तो ये चार्ज जीरो हो जाएगा। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E inside the hollow sphere is zero, इस चीज को याद रखना है। अब इसको थोड़ा हम सब उल्टा समझते हैं, अंदर जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और सरफेस के बाहर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का होल स्क्वायर। सो यहां पर अंदर में E का वैल्यू जीरो याद रखना है, यहां पर क्या हो जाएगा सरफेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहां पर क्या कैलकुलेट किए हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। सो नेक्स्ट डेरिवेशन है, फोर्थ डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। यहाँ जो स्फीयर लिया गया है वो इंसुलेटिंग और सॉलिड है, तो इसको अंदर से कलर किया गया है, जिसका रेडियस R है, सेंटर O है, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, P पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पहले केस में, दूसरा में इस सेंटर पर, और तीसरा में अंदर की ओर। तो इसका दो कैलकुलेशन एग्जैक्टली पहले वाले से सेम होगा। पहला जो हम सबको करना है, एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P विच इज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर, मतलब R इज ग्रेटर देन R। यहाँ R इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, जो यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया गया है। कैपिटल R स्फीयर का रेडियस है, तो यहाँ फिर से क्लोज सरफेस हम सब E ds एकदम सेम कैलकुलेशन जाएगा, E ds क्या हो जाता Q/एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह में आप सिग्मा S E ds आपका क्या हो जाता है, E और ds के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो फिर से ये E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट, cos 0 हो गया 1, E ds Q/एप्सिलॉन नॉट, E आपका हो गया बाहर, और ds ये आपका ds क्या हो जाता, S हो जाता, और ये S हमारा क्या मिलता है, S मिलता है सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई कौन सा R का स्क्वायर, स्मॉल r, इसका रेडियस स्मॉल r है। सो E इज इक्वल्स E हो गया 4 पाई R² Q/एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू, एकदम सेम जाएगा कैलकुलेशन,
1/4πε0 Q/r²। एकदम पहले वाले की तरह ही होगा, एकदम सेम होगा। दूसरा में हम सब क्या कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा जो कंसीडर करेंगे सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब r = r कंसिडर कर लेना है। तब आपका E क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, एकदम सेम जाएगा। तीसरा कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट जाएगा। दूसरे के लिए फिगर क्या बनता है, ये जो फिगर है इसके लिए ये जो पॉइंट है वो यहाँ बनता है, मतलब आपका इसके लिए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऐसा बनता प्लस Q और ये आपका कैपिटल R, ये स्मॉल r और ये पॉइंट P हो जाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds वेक्टर सेम बनता। थर्ड का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तीसरा का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थर्ड में आपको करना क्या है, तीसरा एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मीन्स कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। यहां आपको इस R को ले आना पड़ता, ये पॉइंट P, और गॉसियन सरफेस आपका अंदर की ओर बनता। ठीक है, गॉसियन सरफेस अंदर की ओर ड्रॉ करते और ये पॉइंट हो जाता P, ये पॉइंट हो जाता P, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड्स, दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ जो चार्ज पहले हम सबको कैलकुलेट करना होता, ठीक है, चार्ज कैलकुलेट करना होता। तो लेट Q डैश बी द चार्ज इनसाइड, क्योंकि ये एक सॉलिड स्फीयर है तो अंदर चार्ज होगा, होलो स्फीयर में चार्ज नहीं था। लेट Q डैश बी द चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, Q डैश, यहाँ इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है, एक का डेंसिटी लेना है, दूसरे का वॉल्यूम लेना है। तो डेंसिटी पहले वाले का लेना है और वॉल्यूम दूसरे वाले का लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, सो पहला के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो टाइम्स ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। तो सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो आपका क्या हो जाएगा, यहां जो रो होता वो रो हो जाता चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम 4/3πr³। तो यहाँ लिखते 4Q, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं तो यह डेंसिटी लिखना होगा, ये आपका रो के बराबर यहाँ रो दिया गया है। ठीक है, Q/4/3πr³ इंटू, ये क्यूब है, इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3, इसका वॉल्यूम हो जाता 4/3 पाई क्या है, स्मॉल r है, ये स्मॉल r³, 4/3 पाई r³। सो 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, और ये आपका मिल गया Q/r³/r³। ये चार्ज मिल गया।
सो इसके लिए गॉस लॉ से आप लिखते ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल्स टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस वैक्टर होता तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। सो ये आपका cos 0 1, ई आपका बाहर, डी एस क्यू डैश के जगह में क्यू आर क्यू क्या है, अंदर का रेडियस, बाय आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा और ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा अंदर का, ds आप यहाँ क्या निकलता, ये आपका s हो जाता, q आर क्यू एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये आपका e और s क्या हो जाता, अंदर का सरफेस एरिया, ठीक है, अंदर का गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ये क्या हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यहाँ कुछ कैंसिल होता, ये आर स्क्वायर से आर क्यू 1 बचता। सो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ई यहाँ डिस्टेंस के डायरेक्टली डिपेंड करेगा इस पॉइंट पे, डायरेक्टली अंदर की ओर, मतलब सेंटर से जितना हम सेंटर तक जाएंगे वहाँ डायरेक्टली डिपेंड करेगा, सेंटर से सरफेस तक। यहाँ सेंटर पर क्या कैलकुलेशन होता है, एट द सेंटर ऑफ ई एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या हो जाता, आर हो जाता आपका 0। सो ई भी हो जाता, यहाँ आर 0 होता तो ई 0 हो जाता। सो सेंटर पर 0 होगा, उसके बाद डायरेक्टली बढ़ेगा। सो सॉलिड स्फीयर का केस में क्या होगा, सेंटर पर 0 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर में सेंटर पर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, उसके बाद ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ई का वैल्यू घटेगा, ई आर स्क्वायर से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगा सरफेस पर, ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स एट सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर मैक्सिमम होगा। सेंटर पर 0 होगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा। एग्जैक्टली ग्रेविटी की तरह, एग्जैक्टली ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह।